साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा और बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 कन्याकुमारी से शुरू होने वाली थी, परंतु कन्याकुमारी से हम लोगों को परिवर्तन यात्रा निकालने के लिए अनुमति के लिए कई किस्म की रुकावटें आई। इस वजह से हम लोगों ने यह निर्णय किया कि 26 जनवरी से जो परिवर्तन यात्रा ईवीएम भंडाफोड़ की परिवर्तन यात्रा शुरू होने वाली थी, उसको बहुत ज्यादा हम लोग डिले नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान में रखते हुए 21 फरवरी से इसे हम लोगों ने शुरू करने का निर्णय किया, ताकि साल भर, मान लो 21 फरवरी से अगर ये शुरू हो रही है तो 21 फरवरी 23 से लेकर 21 फरवरी 24 तक 365 दिन होंगे। पिछले बार लोकसभा के चुनाव शायद मार्च के फर्स्ट वीक में घोषित हुए थे, मुझे निश्चित तारीख याद नहीं है। तो इस हिसाब से फरवरी के एंड तक 365 दिन तक हम अपनी परिवर्तन यात्रा ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा चला सकते हैं। पहले हमने कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकाली थी, मगर ये आंध्र प्रदेश तक ही हम लोग चला पाए थे। और जब हम लोग आंध्र प्रदेश में इसका समापन किया और तमिलनाडु में प्रवेश करने वाले थे, तो कोविड की वजह से जो हमारी परमिशन थी वो रद्द हो गई, और इस वजह से हम कन्याकुमारी तक उस समय पहुंच नहीं पाए। इसलिए इस समय हमने कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकालने के बजाय कन्याकुमारी से ही कश्मीर तक निकालने का निर्णय किया, मगर दूसरी बहुत सारी डिफिकल्टीज की वजह से वो काम हो नहीं पाया। इसलिए 21 फरवरी से हम लोग ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा अर्थात शासन करती जमात बनो, बाबा साहब अम्बेडकर का जो हमारे लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मैसेज था और जिसका संबंध जो है प्रौढ़ मताधिकार से था, जो हमारे लोगों को ये बात समझ में आए, इसलिए मैंने इस बात को ईवीएम के साथ क्लब करके समझाने का प्रयास करने का सोचा है। साथियों, ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा पार्ट 2, तो आप लोगों को याद होगा कि 8 अक्टूबर 2013 को मैं थोड़ा पीछे की बात थोड़ी याद दिलाकर, जो नई जानकारी आप लोगों तक अभी नहीं है ईवीएम घोटाले से संबंधित, जितनी जानकारी मैंने उस समय तक दी थी, अब ईवीएम घोटाले की जानकारी अभी और ज्यादा नई जानकारी है, और उसके बारे में इस देश का मीडिया पर्दा डालने का काम कर रहा है, जो जानकारी देता नहीं है। जैसे 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। क्या निर्णय दिया था? कि केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री यानी मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, फेयर यानी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। यह जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, मगर भारत की प्रजा को यह जानकारी नहीं हुई। जानकारी होने का एक तरीका था, या भारत के संविधान के अनुसार एक तरीका है कि जो मास मीडिया है, वो मास मीडिया ने इस खबर को फ्रंट पेज पर छापकर, इसका क्या महत्व है लोकतंत्र की दृष्टि से, ये समझाना चाहिए था। एडिटोरियल लिखकर, अभिलेख लिखकर समझाना चाहिए था। ये तो बहुत दूर की बात है, मीडिया ने समझाने की तो छोड़ो,
इस खबर को ही उन्होंने नहीं छापा, यानी ब्लैकआउट किया। यानी भारत की प्रजा को आखिर जानकारी मिलेगी कैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया। एक तो निर्णय जो है वो अंग्रेजी में है, भारत की प्रजा को उनकी मातृभाषा में जानकारी देने के बाद ही जानकारी होगी। तो ये जानकारी भारत की प्रजा से छुपाई गई। छुपाने के बारे में यह कहा जाता है कि दुनिया में कोई भी षड्यंत्र छुपकर किया जाता है। अगर वो षड्यंत्र नहीं है तो छुपाने की जरूरत नहीं है। अगर छुपाने का काम किया गया तो इसका मतलब है षड्यंत्र है। और वो षड्यंत्र क्या है? वो षड्यंत्र यह है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं। लोगों को खबर नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है, तो लोग क्या कह रहे हैं? अरे उल्टी बातें करते हैं, ईवीएम में गड़बड़ी कैसे हो सकती? मैंने परिवर्तन यात्रा निकालने के पहले, आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे, लोग ऐसा कहते थे कि हम तो अमन मिश्रा को बड़ा सेंसिबल आदमी मानते थे। मैंने ऐसा कभी लोगों की प्रतिक्रिया नहीं सुना था, मगर इस मुद्दे पर लोगों की ऐसी प्रतिक्रिया थी कि हम तो अमन मिश्रा को बड़ा सेंसिबल आदमी मानते, बड़ा सूझवान आदमी मानते, सूझबूझ वाला आदमी मानते, मगर वो ईवीएम में घोटाला होता है कहते हैं। जब मैंने ये अभियान शुरू किया और उसके सारे तथ्य, सारे डॉक्यूमेंट और सारा विश्लेषण, सबूत, लॉजिक, फैक्ट लोगों को बताया, तो सारे देश भर में लोगों की राय बदली। अब कांग्रेस भी मानती है घोटाला होता है, बीजेपी भी मानती है घोटाला होता है, कांग्रेस गठबंधन के सहयोगी है वो भी मानते हैं घोटाला होता है, बीजेपी के साथ जो सहयोगी संगठन है वो भी मानते हैं घोटाला होता है। और उसका तरीका उन्होंने क्या निकाला? नहीं, कांग्रेस को घोटाला का फायदा होता है, हम कांग्रेस के साथ, हमको भी होगा। सोचने का तरीका देखो, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं आपको। रीजनल पार्टी के लोग भी जो कांग्रेस के साथ है वो विरोध क्यों नहीं कर रहे? तो कांग्रेस को फायदा होगा तो हमको भी होगा, बीजेपी को फायदा होगा तो उसके साथ सहयोगी जो पार्टियां है वो कहती है हमको भी फायदा होगा। तो बीजेपी भी विरोध नहीं करती है, कांग्रेस भी विरोध नहीं करती है, उनके सहयोगी संगठन भी विरोध नहीं करते क्योंकि उनको फायदा होता है, ऐसा वो मानते। तो लोगों को भी मालूम हो गया है कि ईवीएम में घोटाला होता है और घोटाले का हमको फायदा लेना चाहिए। तो अमन मिश्रा को चुनाव थोड़ी लड़ना है, उसको थोड़ी कुछ करना है, एमएलए बनना नहीं है, एमपी बनना नहीं है, मंत्री बनना नहीं है, मुख्यमंत्री बनना नहीं है, हमको तो बनना है। तो हमको तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उन लोगों का तरीका, उन लोगों का सोच इस तरह का बना हुआ। इससे उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि धीरे धीरे रीजनल पार्टियां खत्म हो जाएगी और या तो कांग्रेस रहेगी या तो बीजेपी रहेगी, ये उनकी समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, यानी सबूत के साथ। 2007 में मायावती को उत्तर प्रदेश में अकेले ही बहुमत मिल गया। ऐसा काशीराम जी कभी भी नहीं सोचते थे, ऐसा मुलायम सिंह जी कभी भी नहीं सोचते थे। अगर दोनों ऐसा सोचते तो दोनों मिलकर चुनाव नहीं लड़ते। है समझ में आ रहा? दोनों मिलकर चुनाव क्यों लड़ते थे? लड़ते क्योंकि दोनों ये मानते थे कि हम अकेले अकेले बहुमत हासिल नहीं कर सकते, मगर दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो बहुमत हासिल कर सकते हैं। और ऐसा हुआ था, प्रैक्टिकल हुआ था। दोनों मिलकर जब चुनाव लड़े तो बहुमत मिला, दोनों ने सरकार बनाई। यानी हाइपोथेटिकली दोनों लीडर इस बात को मानते थे कि हम अकेले अकेले बहुमत हासिल नहीं कर सकते। मायावती से तो काशीराम जी बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे। तो मायावती कितनी बुद्धिमान है जानता हूं? मायावती जब टीचर बनी और ज्वाइन किया, हेडमास्टर के पास गई तो हेडमास्टर ने कहा, उसको 2-4 सवाल पूछा, उसको अंदाजा आ गया कि ये कौन से क्लास को पढ़ा सकती। कहा ये पहला क्लास है, पहली के बच्चे हैं, ये इसको आप पढ़ा। तो मायावती को, उसके चाहने वाले लोगों को बुरा लगता है जब मैं, अभी इतिहास क्या करें, इफेक्ट है। मायावती को हेडमास्टर ने दिल्ली में महानगर पालिका के स्कूल में पहली क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए
रियलिटी बता रहा, फैक्ट बता के मैं मेरे पास सारी, मैं बगैर फैक्ट और वेरीफाई किए बगैर बात नहीं करता हूं। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि काशीराम जी बहुत बुद्धिमान थे, ये समझाने के लिए बता रहा। वो बहुत बुद्धिमान थे और बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे, इसलिए मानते थे, इसलिए जानते थे कि हम अकेले चुनाव नहीं जीत सकते, और इसलिए मायावती, काशीराम जी और मुलायम सिंह दोनों ने मिलकर चुनाव लड़के बहुमत बनाई और मुलायम सिंह को काशीराम जी ने मुख्यमंत्री बनाया है, रिकॉर्डेड फैक्ट। अकेले मायावती को बहुमत कैसे मिला? काशीराम जी ऐसा नहीं सोचते थे। अरे कुछ समझ में आ रहा? ज्यादा मत सोचो, वो बहुत टेंशन हो जाएगा आप लोगों को, इसके लिए थोड़ा ये थोड़ा उसमें ऐड करना पड़ता है। अरे जो बात काशीराम जी नहीं सोचते थे, मायावती को पूर्ण बहुमत मिल गया, 206 सीटें मिली 2007 में। जैसे ही बहुमत मिला, ईवीएम के विरोध में मायावती ने एक शब्द भी बोलना बंद कर दिया। मायावती को 206 सीटें देने का काम मायावती ने नहीं किया, ईवीएम का मैनेजमेंट करने वाले जो शासक वर्ग के लोग हैं, जो ये चाहते थे कि ईवीएम के विरोध में कोई लीडर जो है वो खड़ा नहीं होना चाहिए। कौन कौन हो सकता है? मायावती हो सकती है, तो उसका मुंह बंद कैसे किया जाए? ऐसे तो ये लोग मुंह फट लोग हैं, ये मानते नहीं है। बंद कैसे किया जाए? मान लो कि कुत्ते के मुंह में हड्डी डाल दो, भोंकेगा या चाटेगा, मतलब चबाएगा, क्या करेगा? दो काम तो नहीं कर सकता ना एक साथ। मान लो कुत्ते के मुंह में हड्डी डाल दिया, हड्डी में कुछ भी नहीं है, कुत्ते को रखा है, तो वो चबाता है, तो उससे क्या होता है कि उसके जीभ से खून निकलता है गरम, उसको क्या है नहीं, समझ रहे? वो हड्डी में कुछ नहीं है, उसके ही जीभ से खून निकल रहा, चबाते वो जीभ को लग जाती वो हड्डी, चबाने से, टूटने से, उसका लगने से वो खून निकलता है, तो उसको है, हड्डी में है। तो वो जो गरम खून निकलता है तो कुत्ते को लगता है हाँ, और चबाता है। तो जब तक चबाता है कुत्ता भौंक नहीं सकता, क्योंकि एक साथ दो काम नहीं कर सकता, भौंकेगा या चबाएगा। तो वो चबाएगा, भौंकेगा नहीं, तो 5 साल तक चबाएगा ना मायावती, भौंकेगा कैसे? बंद कर। ओके, आपको समझ, मेरी समस्या क्या है? जो मुझे समझ में आया वो आपको समझ में आना चाहिए। आपको समझ में आए तब आपको बात समझ में आया, बराबर ऐसा है। मुझे तो समझ गया, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं ये ऐसी बात। तो उससे क्या हुआ? मायावती का बोलना बंद, ठीक है? ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। उसके जेठे चपाटे ने हमको कहा, अरे अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो मायावती को बहुमत क्यों मिलता? क्यों मिलता? तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए तो बहुमत मिल सकता कि नहीं है? ईवीएम चलाने वाले देश का जो शासक वर्ग है, ये तो शेड्यूल कास्ट के लोगों ने ईवीएम नहीं लाया, शेड्यूल ट्राइब के लोगों ने ईवीएम नहीं लाया, ओबीसी के लोगों ने ईवीएम नहीं लाया, माइनॉरिटी के लोगों ने ईवीएम नहीं लाया। अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा कांग्रेस के लोगों ने पार्लियामेंट में प्रस्ताव रखा 84 में, और तब से ये ईवीएम लाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। तो हमारे लोगों ने नहीं लाया, तो उन्होंने लाया तो कोई वजह है। 81 में काशीराम जी ने स्लोगन दिया था, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। इंदिरा गांधी अब मरी नहीं थी, जिंदा थी। इंदिरा गांधी 81 में मरी थोड़ी थी, 84 में मरी नहीं, उसको मारा है इन लोगों ने, ठीक है? तो इंदिरा गांधी ने सोचा थी, बात से बहुत भयंकर बात है, तो साधारण से साधारण आदमी की अकल में आ जाएगी, गांव में रहने वाले आदमी को समझ में आ जाएगा, हाँ वोट हमारा और राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। झटके में समझ में आता है, तो इंदिरा गांधी को अरे इसको रोकना पड़ेगा, तो राज्य खत्म हो जाएगा ब्राह्मणों का। तो इस वजह से 84 में ये ईवीएम मशीन लाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। मैं सबूत के तौर पर पेश कर रहा हूं आप लोगों को कि इसमें कोई SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का हाथ नहीं है ईवीएम लाने में, क्योंकि तो हम तो वो संख्य लोग हैं, वो अल्पसंख्य लोग
बहुसंख्य लोगों पर अपना राज और वर्चस्व स्थापित रखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। हमारे लोगों को समझ में नहीं आता, मगर उनकी एक समस्या है कि ये बहुसंख्य लोग और उनके नेता अगर ईवीएम के विरोध में जो पॉलिटिकल लीडर है अगर खड़े हो जाते हैं तो ईवीएम ज्यादा देर चलाना संभव नहीं होगा। इसलिए उनके मुंह में हड्डी डालकर उनको चुप करना होगा या ईवीएम के समर्थन में उनको खड़ा करना होगा। बहुमत दे दिया। मैं इसका और एक सबूत दे देता हूं। जब मायावती ने पिछली बार चुनाव में क्या हुआ जानते हो? अभी मायावती के पास राउंड अबाउट 30% वोट थे। 2019 के लोकसभा में मायावती को 30% में 12% रह गए। तो मायावती को लगा ईवीएम का गड़बड़ है? समझ में आपको समझा रहा हूं। मायावती को उन्होंने 440 का करंट का झटका मारा तो मायावती को लगाया ईवीएम में गड़बड़ी है। जब मायावती ने बयान दिया तो भाजपा के लोगों ने मायावती का मुंह बंद करने के लिए बयान दिया। बहन जी, आपको बहुमत मिला था 206 का 2007 में, तो हमने कहा था कि ईवीएम में गड़बड़ी है? हमने तो नहीं कहा था। ये बयान इस बात का सबूत के तौर पर पेश कर रहा हूं, ये शासक वर्ग के षड्यंत्र का हिस्सा है कि मायावती को एक बार बेनिफिट देने का और हमेशा के लिए बंद करने का मुंह ईवीएम के विरोध में। ये रणनीति का हिस्सा आप लोगों को समझा रहा। हो गया, कर दिया बंद मायावती का। अब मायावती अभी 2024 के चुनाव में उसके बाद 12% वोट है। हो सकता है अगले चुनाव में 4% रह जाए, बोल नहीं सकते, 4% रह जाए। और 4% अगर रह गया तो जो पूंजी काशीराम जी की थी वो खत्म हो जाएगी। मायावती की थोड़ी पूंजी थी, ये सारी पूंजी जो है वामसेव की और काशीराम जी की पूंजी थी जो मायावती खा रही है। मायावती का क्या था? तो 5 साल मायावती मुख्यमंत्री रही। ओके, दूसरा सबूत। अब 12 का विधानसभा का समय समाप्त हो गया, चुनाव हुआ। 12 को चुनाव हुआ, अखिलेश यादव को बहुमत है। यूपी को ना, मेरे पास सारे देश की जानकारी है, मैं तारीख बार बोलता हूं। सारे चुनावी आंकड़े जो है वो चुनाव आयोग के साइट पर पड़े हुए हैं। एक बार मायावती को बहुमत दे दिया, मुंह बंद कर दिया। एक बार अखिलेश यादव को बहुमत दे दिया, बंद। मुलायम सिंह यादव भी मानते थे अकेले नहीं चुनाव जीत सकते। उसका बाप सोचता था नहीं जीत सकते, बेटा जीत गया। तो इतना तो बाप से ज्यादा बुद्धिमान बेटा था, ऐसा तो वो भी नहीं मानता है। पूर्ण बहुमत मिल गया, पूर्ण बहुमत मिल गया। और पूर्ण बहुमत मिलने के बाद 17 को चुनाव हुआ, विधानसभा का 17 को हुआ। 17 को होने के बाद माया को भी पछाड़ा, अखिलेश को भी पछाड़ा, दोनों को मिलकर पछाड़ा, इकट्ठा आने के बाद पछाड़ा। फैक्ट बता रहा हूं आप लोगों को। ये जो शासक वर्ग है, ये जो ब्राह्मण लोग हैं, ये कितने होशियारी से, कितने चालाकी से हमारे नेता लोगों को पछाड़ने की रणनीति में काम करते हैं और उस पर अमल करते हैं। जब अखिलेश यादव ने भी ईवीएम की गड़बड़ी की बात की, फिर बीजेपी ने बयान दिया कि अखिलेश जी, आपको 12 में बहुमत मिला था, हमने कहा था कि ईवीएम में गड़बड़ी है, उसका भी बात हो गया। तो बोले तो कैसे बोले? क्योंकि लोग यकीन नहीं करते। फिर लोगों का मूल बात क्या है? जो इलेक्टोरेट है, वोटर है, उसको मानना चाहिए ना। अगर वो नहीं मानता है कि तुम्हारी क्रेडिबिलिटी लॉस हो गई, तुमने खुद ही ईवीएम के बेनिफिट लिया। मायावती और अखिलेश यादव को प्लान बनाकर, ट्रैप करके, योजना बनाकर ट्रैप करके ईवीएम मशीन के द्वारा शासक वर्ग ने ईवीएम का बेनिफिट दिया। बेनिफिट देकर ईवीएम के विरोध में बोलने की हवा निकाल दी। बोलते नहीं। हो गया 2017 को बाबा आ गया। बाबा मालूम है? बाबा लखनऊ वाला बाबा है, आ गया बाबा।
5 साल 17 to 22 हो गया मुख्यमंत्री, दोबारा आ गया। यानी एक बार मायावती, एक बार अखिलेश और 2 बार बाबा है होशियारी। अरे लोगों को साला भेजा जो है ना गधे लोगों की ताली। नहीं हो सकता, ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के जज गधे जो कह रहे फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट के जज क्या कह रहे हो सकता है। तुम गधे हो, तुम लोगों ने छानबीन किया नहीं किया? चुनाव आयोग ने कहा नहीं हो सकता, तुमने मान लिया नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग ने कहा नहीं हो सकता, घोटाला नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग का वकील गया, नहीं हो सकता। खास बात समझो आप लोगों को, नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो सकता। चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के सुप्रीम कोर्ट का जो लॉयर है उसकी बात को सुप्रीम कोर्ट के जज ने नहीं माना। इसका मतलब है कि चुनाव आयोग मीडिया का इस्तेमाल करते हुए सारे देश के लोगों का ओपिनियन फॉर्म कर रहा था। वन वे जनता का ओपिनियन मीडिया में छपकर नहीं आता था, केवल चुनाव आयोग का ओपिनियन छपकर आता था कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी होती नहीं है। मगर लोगों को लगता था होती है, उसकी कोई खबर अखबार में नहीं आती थी। बल्कि अखबार वाले क्या लिखते थे, अब तुम हार गए इसलिए ऐसा बोल रहे। कॉमन आदमी है ना, साइकोलॉजी। ये जो लीडर है, चालाक लोग है, वो उनको जो समझ में आता है वो नहीं बोलते। वो क्या बोलते, लोगों को कौन सी चीज जल्दी समझ में आ जाए, वो क्या बोलते हैं लोगों की दृष्टि से, अरे हार गए इसलिए ऐसा बोल रहे लोग। हाँ बराबर, जो गरम मामला है, हार गए। हारने की खबर सारे देश भर के लोगों को मालूम है, सबके सब लोगों को मालूम है, सारे देश के लोगों को मालूम है, तुरंत बयान दे देते हार गए इसलिए ऐसा। लोग क्या बोलते, हार गए। कोई आम आदमी वेरिफिकेशन थोड़ी करता है। वेरिफिकेशन है किसी को पता? अंग्रेजी का शब्द वेरिफिकेशन, हिंदी में छानबीन है, किसी को पता? अरे हमारे वकीलों को वेरिफिकेशन समझ में नहीं आता तो बाकी लोगों का क्या है? छानबीन किए बगैर कोई बात नहीं मानना, उसको बोलते वेरिफिकेशन। सत्य सत्याशी मन केले ग्वाही नाही मानिले नाही बहुमता. अरे ते आमचे संत जे आहेत ना ते काय फार डिग्री घेतलेले नव्हते. ते काय म्हणतात सत्य सत्याशी मन केले ग्वाही आणि मानिले नाही बहुमता छानबीन करून. तो ये बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की बात को नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट के वकील के विद्वान वकील की बात को नहीं माना और कहा क्या कहा, नहीं केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता. अब लोगों में लोग आम लोग, बुद्धिमान लोग, इंजीनियर लोग, टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट लोग, नहीं हो सकता, कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती. तू कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, गधे की औलाद, तू इंजीनियर हो सकता है, वकील हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है. मान लिया तुम बुद्धिमान भी हो, तुम्हारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, उसका जजमेंट कानून माना जाता है. कितने वकीलों को समझ में आता, बाकी का छोड़ो, बाबू लोगों को नहीं पूछ रहा. सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको संविधान के अनुसार कानून का दर्जा हासिल है. जो जजमेंट होता है वो कानून माना जाता है. तो इसका मतलब यह है कि तुम जो कहते हो उसकी कोई मीनिंग नहीं है, मगर सुप्रीम कोर्ट जब कहता है तो वो लॉ ऑफ द लैंड होता है, वो देश का कानून माना जाता है. तो तुम कौन हो भाई, तुम्हारी बात सुन ले मान ले तो छोड़ दे. तुम्हारी बात सुनने का क्या मतलब है? सुन, अरे तो क्या मतलब है, समय क्यों बर्बाद करें हम तुम्हारा. ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, चुनाव आयोग ने 4 घंटे अपने वकील से बहस करवाया, सारे जजेज ने उसकी बात सुन लिया और सुनने के बाद जजमेंट दिया. चीफ जस्टिस ने जजमेंट दिया, केवल जस्टिस नहीं, चीफ जस्टिस ने जजमेंट दिया.
हाथी के पाँव में सबके पाँव शामिल होते हैं, ऐसा कहते हैं, कहावत है। तो चीफ जस्टिस में सारे जज शामिल माने जाते हैं। ये चीफ जस्टिस ने फैसला दिया है, किसी ने चुनौती नहीं दिया। तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि नहीं हो सकता, का कोई मीनिंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहता है हो सकता है तो हो सकता है, फाइनल है। लोगों की बातों का कोई मीनिंग नहीं है। अगर बीजेपी कहते तो कोई मीनिंग नहीं है, कांग्रेस कहती तो कोई मीनिंग नहीं है, भारत के वोटर कहते हैं तो कोई मीनिंग नहीं है, किसी के कहने का कोई मीनिंग नहीं है। केवल मात्र सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, कानून हो गया। हाँ, हो सकता है, एक जजमेंट, दूसरा जजमेंट दिया उसी के साथ। इसलिए घोटाला हो सकता है, इसलिए घोटाला रोकने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। हो गया दूसरा जजमेंट दिया। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि इस घोटाले को रोकने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। खबर ही नहीं छापा, देश के मीडिया वालों ने खबर ही नहीं छापा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा घोटाला हो सकता है, देश के मीडिया ने खबर ही नहीं छापा। दूसरी बात क्या किया, जब खबर नहीं छापा तो अपने आप तो नहीं छापा, मैनेजमेंट किया शासक वर्ग ने कि इस खबर को ना छापा जाए। और फिर क्या हुआ, फिर 2014 का चुनाव हुआ और चुनाव में जो चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में हार गया था और चुनाव आयोग के मुंह पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो तुम कह रहे हो गलत है, पेपर ट्रेल मशीन लगाकर ये घोटाला रोकना होगा। ये ऑर्डर दिया चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग ने 8 अक्टूबर 2013 को निर्णय देने के बाद भी 14 के चुनाव में नहीं लगाया। भयानक बात है, भयानक बात। 8 अक्टूबर 2013 और मई में 2014 मई को लोकसभा का चुनाव हुआ। जाके चुनाव आयोग के साइड में देख लो जो मैं कह रहा हूं, और रिकॉर्ड अवेलेबल है। ईवीएम मशीन को घोटाला रोकने वाली पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को चुनाव आयोग ने नहीं माना। आप लोग ऐसे कैसे हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को चुनाव आयोग ने नहीं माना, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, मुझे भी ऐसे लगा, यार ऐसे कैसे हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे भी बड़ी हैरानी हुई। अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अगर नहीं माना जाता तो सुप्रीम कोर्ट की इज्जत क्या रहेगी देश में? सुप्रीम कोर्ट के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है संविधान की रक्षा करने के लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर जाता है, नहीं लेकर जाता है, तो भी सुनवाई कर सकता है। इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। नहीं तो अन्यथा जजेस के पास सियो मोटो, अंग्रेजी का शब्द है सियो मोटो, स्वतः संज्ञान लेना। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। कोई कोर्ट में आदमी जब तक केस रजिस्टर नहीं करता तब तक जज सुनवाई नहीं कर सकता। मगर सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा कोर्ट है जहां केस अगर रजिस्टर हुई या नहीं हुई तो भी सुनवाई कर सकता है। इतना पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास में। तो सुप्रीम कोर्ट जो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर रखने वाला, संवैधानिक शक्ति रखने वाला संगठन है, सुप्रीम कोर्ट का संविधान का पावर है, फिर भी चुनाव आयोग ने लागू नहीं किया। मुझे भी बड़ी हैरानी हुई, मगर मैं हैरान होकर चुप नहीं बैठा। मैं सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट को कहा तेरी नहीं मानता, ये चुनाव आयोग तेरी नहीं मानता। अच्छा नहीं मानता, देखो बोला वकील, उसका वकील आया चुनाव आयोग का, 2017 की बात बता रहा हूं। वकील आया, इधर उधर हाँकने लगा वकील। वामन में क्या कहा, सब्जेक्ट पर बोल ही नहीं रहा। क्या बोल रहा, वामन मेश्राम
ऐसे 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 लेटर लिखता है चुनाव आयोग को। जज ने पूछा कैसे कैसे लिखता है? जज ने उसके वकील को पूछा तो पढ़ने लगा। हट जा। अगर वामन मेश्राम तुमको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अमल करने के लिए लेटर लिख रहा था, हमारी समर्थन में, हमारी इज्जत बचाने का काम कर रहा है? वो क्या गलत कर रहा है? और सुप्रीम कोर्ट ने 2017 को मेरे फेवर में ऑर्डर दिया कि 2019 के चुनाव में हर ईवीएम को पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। कितने भारत के लोगों को पता है कि ये जो पेपर ट्रेल मशीन लगी है ना, अरे वामन मेश्राम ने लगवाई है। वामन मेश्राम ने लगवाई। वो वामन मेश्राम की ताकत को जानते नहीं वो। मैंने लगवाई। 13 लाख मशीन मेरी वजह से खरीदना पड़ा, कई हजार करोड़ की। और पेपर ट्रेल मशीन 2023 को लगाना पड़ा। मैंने लगवाई। हो गया। अब दूसरी अहम बात आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये बातें पता नहीं है लोगों को। लगाए 8 अक्टूबर 2013 को पेपर ट्रेल मशीन लगाने से ईवीएम में होने वाला घोटाला रोका जा सकता है, इसलिए पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना था, क्योंकि ईवीएम मशीन में क्या होता है? ईवीएम मशीन में इलेक्ट्रॉनिक वोट है। इलेक्ट्रॉनिक वोट है। अगर कितना भी बड़ा चश्मा लगाओ तो दिखता नहीं है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कि आपका वोट गया कहां। कितना भी बड़ा, जो अंधा आदमी हो वो इतना बड़ा अक्षर बना करके ऐसा देखते हैं ना, फिर पढ़ते हैं। तो कितना भी बड़ा लगा हो तो वो दिखता ही नहीं है ईवीएम में कि वोट गया कहां। ईवीएम मशीन में आपका वोट कहां गया कोई पता नहीं चलता। हो गया। तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोट। दूसरा पेपर ट्रेल। पेपर ट्रेल में क्या? आपने बटन दबाया, कागज का टुकड़ा निकला, कटकर बैलेट बॉक्स में गिर गया। इसका मतलब यह है कि बैलेट बॉक्स में एविडेंस है। आपने किसको वोट दिया उसका बैलेट बॉक्स में एविडेंस है। अच्छा, कौन सा एविडेंस है? फिजिकल एविडेंस है। अच्छा, जो मैं बता रहा हूं ना, भारत में कोई भी बताने वाला नहीं है। पता नहीं समझ में आता कि नहीं आता लोगों को, मगर जो मैं बताता हूं वो किसी को समझ में आता कि नहीं आता मालूम नहीं। मैं सारी बारीकी आपको बता रहा। फिजिकल एविडेंस पेपर ट्रेल में आपने वोट दिया उसका फिजिकल एविडेंस है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कोई फिजिकल एविडेंस नहीं होता है। यदि आप वेरीफाई करना चाहो, फिजिकल है ही नहीं। ईवीएम मशीन में फिजिकल एविडेंस ही नहीं होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक वोट होता है। और इलेक्ट्रॉनिक वोट में क्या हो सकता है? आपने पंजे को वोट दिया, ईवीएम के अंदर गया, जाकर कमल के फूल में जाके मिल गया। ये चश्मे से दिखता ही नहीं है, ये दिखता नहीं है। अंदर चल रहा है, अंदर ही अंदर चल रहा है। चला 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 फूल में जाके मिल गया। कमल का फूल 1 वोट था, 2 हो गया। अरे कांग्रेस को दिया, दिया होगा, मगर अंदर तो भाईचारा निभाने के लिए उधर जाके जमा हो गया और बाहर वालों को कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। पेपर ट्रेल मशीन में ऐसा नहीं होता है। ईवीएम मशीन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होता है जिसके पास फिजिकल एविडेंस नहीं है। पेपर ट्रेल मशीन में फिजिकल एविडेंस होता है। और फिजिकल एविडेंस की विशेषता क्या है? यदि आप चाहो मुझे वेरीफाई करना है, मुझे फिजिकली वेरीफाई करना है, हो सकता है। पेपर ट्रेल मशीन का जो कागज का टुकड़ा है वो आप दोबारा फिजिकली वेरीफाई कर सकते हो कि मैंने यहां वोट दिया था और टुकड़ा गिर गया था। क्योंकि उसका तो सारा कोड नंबर के साथ, नाम के साथ सारा का सारा रहता है। तो आप अपना वोट फिजिकली पेपर ट्रेल मशीन में देख सकते हो। जो बात मैंने पिछली बार नहीं समझाई थी, अब की बार समझा रहा हूं, इसीलिए ये परिवर्तन यात्रा निकाला।
क्या हुआ? ये जो पेपर ट्रेल मशीन लगाने का मैंने ऑर्डर लिया, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ऑर्डर दिया, अमल में नहीं लाया। मेरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया 2019 में पेपर ट्रेल मशीन लगा। 2014 के चुनाव में पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाई गई, गिनती करने का सवाल ही नहीं, मशीन लगाई नहीं। 2019 के चुनाव में पेपर ट्रेल मशीन लगाई। देखो, पेपर ट्रेल मशीन ईवीएम का घोटाला पकड़ सकती है, ये पक्की बात समझ। पेपर ट्रेल मशीन फिजिकल एविडेंस है, ईवीएम मशीन का घोटाला पकड़ सकती है क्योंकि उसके पास फिजिकल एविडेंस है, पकड़ सकती है घोटाला। इसलिए चुनाव आयोग के लोग भी जानते हैं ये घोटाला पकड़ सकती है मशीन। 2019 के चुनाव में ए वामन मेश्राम के आदेश पर लग गई। अब तो घोटाला होगा ही होगा, अब घोटाला पकड़ा ही जाएगा, अब घोटाला पकड़ा ही जाएगा। 19 में नरेंद्र मोदी को पता चला तो घोटाला पकड़ा जाएगा। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के नेताओं को संपर्क किया और कहा कि ये तो पेपर ट्रेल मशीन आ गया है तो घोटाला पकड़ा जाएगा, आप हमारी मदद करो। 2004 में आपने घोटाला किया, हम चुप रहे। 2009 में आपने घोटाला किया, कांग्रेस वालों को बीजेपी ने कहा, हम चुप रहे। आरएसएस वालों का समझौता हो गया, कांग्रेस के साथ समझौता हो गया। आरएसएस ने कहा अडवाणी को रोको, नहीं तो अडवाणी को बड़ा हुक्की है, हुक्की हुक्की समझते, हुक्की कुछ भी हो रथ यात्रा, कुछ भी हो रथ यात्रा। तो उसने आंध्रा में रथ यात्रा घोषित किया कि ईवीएम के विरोध में रथ यात्रा निकालूंगा ऑल इंडिया। ये रथ यात्रा निकालते 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 ये अडवाणी ने राउंड अबाउट 200 तक पहुंचाया, 187 तक पहुंचाया लोकसभा की सीटें। ये अडवाणी के प्रयास की वजह से 186-87 तक पहुंचा दिया। तो अडवाणी ने ये पार्टी को वहां तक पहुंचाया। तो कांग्रेस को मालूम था कि अडवाणी तो बहुत बड़े नेता है, इसने बड़े बड़के नेता अगर ईवीएम के विरोध में ये सारे देश भर में रथ यात्रा निकालेंगे तो ये तो कांग्रेस के दफ्तरों में जिले जिले में आग लग जाएगी, तो साला बहुत सत्यानाश हो जाएगा। क्योंकि अडवाणी की क्रेडिबिलिटी बहुत ऊंचे दर्जे का नेता है, कोई सामान्य आदमी तो है नहीं। तो उन्होंने बीजेपी के नेताओं को कहा रोको, जेटली को कहा रोको, कहा हम तो नहीं रोक सकते। सुषमा स्वराज को कहा तो नहीं रोक सकते, क्यों? उन्होंने तो हमको तैयार किया, हम तो सेकंड लाइन वाले लोग हैं। अडवाणी जी को हम बोल भी नहीं सकते, रोकने का तो बहुत दूर की बात। जेटली को बड़ा नेता अडवाणी ने बनाया, सुषमा स्वराज को बड़ा नेता अडवाणी ने बनाया, तो हम बचाएंगे, बचाने का ठीक है, मगर ये लेन देन में हमको क्या फायदा होगा? तो कांग्रेस ने कहा ठीक है, 2014 का चुनाव तुम जीत लो, सरकार हमारी है, तुम्हारा चुनाव जितवा देते हैं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है और तुम्हारी सरकार जितवा। तेरी भी चुप, मेरी भी चुप, चिड़ी चुप, दोनों के दोनों साले चुप। 2014 का चुनाव, इसी वजह से आरएसएस ने अडवाणी को हटाकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बनाया। ईवीएम उसके पीछे कारण था और आरएसएस के सामने यह संकट था कि अडवाणी और अटल बिहारी और अडवाणी 4 बार दोनों इतने बड़े लोकप्रिय नेता दोनों मिलकर चुनाव लड़ते थे, फिर भी 186-87 सीटों से ज्यादा सीटें कभी हासिल नहीं कर पाए, कभी नहीं हासिल कर पाए। यदि बीजेपी को 2014 के चुनाव में बहुमत मिलता है तो ईवीएम में घोटाला करके बहुमत हासिल किया, ऐसा आरोप हमारे ऊपर आएगा। यह आरोप नहीं आना चाहिए और लोगों को उसका ठोस जवाब मिलना चाहिए। इसलिए अडवाणी को हटाकर मोदी को लाया और मोदी के लिए प्रोपेगेंडा किया पिछड़े वर्ग, चाय वाला मीन्स पिछड़ा, गरीब भी है, पिछड़ा भी है, यानी गरीबों को भी वोट, पिछड़े वर्ग के भी वोट। इस वजह से बहुमत मिला चुनाव के बाद, ऐसा कह सकते हैं। ऐसा ही हुआ। 293 सीटें, पहली बार 293 सीटें बीजेपी को मिली और सारे देश के मीडिया वालों ने बताया मोदी जी पिछड़े वर्ग के होने की वजह से 52% वालों को लगा कि उनका आदमी प्रधानमंत्री बन रहा है, तो झोली भर भर के वोट दिया।
अब किसी मीडिया वाले ने देखा नहीं, झोली भर भर के दिया कि नहीं दिया, देखा नहीं, मगर लिखा झोली भर भर के दिया। इस वजह से 293 सीटें चुनकर आई। ऐसा कहने का मौका ये आरएसएस के मैनेजमेंट का मामला था और ईवीएम के तरफ लोगों का ध्यान ना जाए, उसको रोका जाए, इसलिए अडवाणी को हटाकर मोदी को लाया गया ताकि ईवीएम के गड़बड़ी पर से पर्दा हटाया जा सके। तो इस तरह से यह काम किया गया। अहम बात आपको बताना चाहता हूं, 2014 के चुनाव में चुनाव आयोग ने पेपर ट्रेल मशीन लगाया ही नहीं। 2019 के चुनाव में वामन मेश्राम के केस का जजमेंट की वजह से 13 लाख मशीनें पेपर ट्रेल लगानी पड़ी। मगर कांग्रेस के लोग, बीजेपी के लोग कांग्रेस के पास गए और कहा कि इसमें अब पेपर ट्रेल मशीन आ गया है, घोटाला पकड़ा जाएगा, तो हमारी मदद करो। कांग्रेस ने कहा सरकार आपकी है, आपको कौन रोक सकता है। कहा कि नहीं, वामन मेश्राम की टांग लगी हुई। भाई वो टांग बहुत मजबूत है, ये छोटा मोटा टांग नहीं है? जो सारे देश भर में गांधी जी के पुतले लगे हुए ना, वहां बड़ी बड़ी लंबी लंबी टांगे दिखाई देती ना, वो लंबी लंबी तो है मगर मजबूत नहीं। वामन मेश्राम की जो टांग है, ये मजबूत टांग लगी हुई है, ये नहीं रोका जा सकता। तो आपकी इसमें मदद लगेगी, क्योंकि 2 बार आपका घोटाले पर हमने पर्दा डाला, आपको मदद करना होगा। तो कांग्रेस एक ठीक है। फरवरी 2019 को, ध्यान रखना, फरवरी 2019 को कांग्रेस का वकील अभिषेक मनु संघवी, अभी आजकल अभिषेक मनु संघवी आज भी कोर्ट में था शिवसेना के समर्थन। आप लोग ध्यान नहीं रखते हो, आज शिवसेना के केस में अभिषेक मनु संघवी उधर सुप्रीम कोर्ट में थे। तो अभिषेक मनु संघवी फरवरी 2019 को वोटिंग होने के 3 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट गए। किस बात के लिए? ये जो पेपर ट्रेल मशीन है, सुप्रीम कोर्ट ने रिकाउंटिंग का ऑर्डर दिया, रिकाउंटिंग में ईवीएम का घोटाला पकड़ा जाएगा, इसलिए रिकाउंटिंग में समय बर्बाद होगा, ज्यादा समय लगेगा, इसके लिए मिलान करने का काम होना चाहिए। और मिलान कितना होना चाहिए? अंग्रेजी में कहा मैचिंग, हिंदी में मिलान। 50% मिलान होना चाहिए। मेरा ऑर्डर क्या कह रहा है? 100% होगा, रिकाउंटिंग होगा। कांग्रेस वाला क्या कह रहे हैं? 50% हमारी मांग है। हमारे लोगों ने कहा अरे 100% है, अबे 100% है रिकाउंटिंग, तू 50% की मांग कर रहा है, पहले से 100% है। रिकाउंटिंग में घोटाला पकड़ा जाएगा, तू 50 की मांग क्यों कर रहा है कांग्रेस की तरफ से? अब वो तो बीजेपी को मदद करने के लिए कर रहा है, आरएसएस को मदद करने के लिए कर रहा है, ये तो लोगों को पता है नहीं। और इस तरह से 8 अप्रैल 2019 को रिजल्ट आने के पहले सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया 1% मिलान को, 50% डिमांड किया। अब आपस में मेल जोला। जस्टिस गोगोई, जस्टिस रिटायर्ड हो गए, जस्टिस गोगोई चीफ जस्टिस था, जस्टिस गोगोई ने निर्णय दिया। निर्णय देने के पहले जस्टिस गोगोई पर एक औरत ने आरोप लगाया कि इसने मेरा चरित्र हनन किया। 7 जज की बेंच बैठी और जस्टिस गोगोई को निर्दोष छोड़ दिया। नहीं, गलत है, ये औरत का आरोप गलत है। उस 7 जज के बेंच का हेड था जस्टिस बोबड़े, जो बाद में चीफ जस्टिस रिटायर्ड हो गया। और जस्टिस बोबड़े कौन है? तो जस्टिस बोबड़े का दादा आरएसएस के वकीलों के संगठन का संस्थापक अध्यक्ष। कुछ लोगों ने पूछा, मेश्राम जी आपको कैसा पता चलता है साला उसका दादा था, पैदा हुए थे क्या? मैं तो नहीं पैदा हुआ था। मैंने कहा बदमाशों की लगभग कुंडलियां मेरे पास है, 18 तक मैं जानता हूं, 18 तक साले खानदान जी है ना इनकी, 1 2 3 नहीं, 18 खानदान की जानकारी रखता। तो जस्टिस बोबड़े का दादा ये आरएसएस के वकीलों के संगठन का और इंडिया का अध्यक्ष था, संस्थापक। उसका पोता
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, उसने उस औरत को जस्टिस बोबड़े पर, जस्टिस रंजन गोगोई पर आरोप लगाया गया, रंजन गोगोई निर्दोष, तो पर्दे के पीछे समझौता हो गया कि आपको निर्दोष छोड़ देते हैं, ईवीएम का आपको कर देना। कहा ठीक है। दूसरा निर्णय 7 जज के बेंच ने दिया, उस औरत की जांच करने के लिए जस्टिस पटनायक को नियुक्त किया गया कि औरत की जांच करो, इसने कैसे आरोप किया। जस्टिस पटनायक ने उस औरत को निर्दोष छोड़ दिया। जुडिशियल हिस्ट्री में, सारी दुनिया के हिस्ट्री में ऐसा कभी कोई केस नहीं है दुनिया में, दोनों निर्दोष। अरे बाप रे बाप, क्या सारा चमत्कार है, ऐसा दुनिया में कहीं पर भी नहीं हुआ। दोनों निर्दोष, आरोप करने वाला भी निर्दोष, आरोपी भी निर्दोष। रिकॉर्डेड बातें बोल रहे, इसलिए तो मेरे सुनते हैं बात, क्या करें, अब कुछ कर नहीं सकते, रिकॉर्ड में सारा का सारा मैं बोल रहा हूं, रिकॉर्ड में। और बाद में जस्टिस गोगोई को राज्यसभा का आरएसएस ने मेंबर बना दिया, ये तो मालूम होगा आप लोगों को। और अभी एक मुस्लिम जज है जिसने बाबरी मस्जिद पर निर्णय देने में बड़ा रोल प्ले किया, उसको गवर्नर बना दिया। इसके पहले भी मैंने अपने स्पीच में कहा था कि ये चीफ जस्टिस जो रिटायर्ड हो गया, जो ईवीएम मशीन पर निर्णय दिया था, उसको केरला का गवर्नर बनाया गया था। तो मेरे रिकॉर्ड में, स्पीचेस में, रिकॉर्ड में। और मैंने ये कहा था कि चीफ जस्टिस रिटायर्ड को अगर ऐसा लगता है कि मैंने उनकी अवमानना की, तो मैं रिटायर्ड चीफ जस्टिस को चुनौती देता हूं कि मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट का कोर्ट दाखिल करें, फिर मैं देख लेता हूं। वो भी मेरे से पंगा नहीं लिया। मेरी ताकत क्या है? मेरी ताकत है सच्चाई। मेरी ताकत क्या है? सबूत। मैं एक तो सच्चाई के साथ बात करता हूं, सबूतों के साथ बात करता हूं। और दूसरा, अभी ये जो हमारा आदमी है बोलता कि समय खत्म हो रहा है, इसको ये मालूम नहीं कि ये मैदान में खत्म होता है, हाल के अंदर में कानून लागू नहीं है। तो मैं वकील नहीं हूं, अगर जानता हूं ना मैं, हमारे लोगों को समझ नहीं है। ये जो कानून है, ये कानून मैदान में लागू है। 10 बजे का जरा छानबीन करो तो, कोई वकीलों को पूछो तो। मैं सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को भी मैं ही सलाह देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में केस कैसे लड़ना है, और उसमें ड्राफ्ट कैसे लिखना है, और होना कैसे चाहिए। और शायद मैं पहला आदमी हूं, सुप्रीम कोर्ट का वकील ड्राफ्ट तैयार करता है और मेरे पास अप्रूवल के लिए भेजता है। साला दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का वकील ड्राफ्ट तैयार करता है और मैं वकालत की, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मेरे अप्रूवल के लिए भेजता है। और मेरे अप्रूवल के बगैर मेरी कोई केस सुप्रीम कोर्ट में डाली नहीं जाती। और फिर मैं बताता हूं वाह क्या एडिशन करना है, क्या डिलीशन करना है। फिर वो पूछता है, अरे आपको ये कैसे समझ में आता है? अब आता है, छोड़ झंझट करो। और मुझे क्यों समझ में आता है? ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों के वकीलों से चर्चा, सलाह मशवरे से ही मुझे वकालत समझ में आ रही, उनसे ज्यादा। क्यों? द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन, द डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन, ये अलग चीज है। एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन अलग चीज है। ब्रेन होना और एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन होना दो अलग अलग बातें हैं, एक नहीं है। दिमाग का उपयोग कैसे करना है, कब करना है, कौन से समय में करना है, ये मैं जानता हूं। अभी करके दिखाया ना, दिखा? ये ग्राउंड के लिए 10 बजे का समय है। ये तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। प्राइवेट प्रॉपर्टी में 12 बजे तक ढोल धमाका बजाकर हमारे लोग शादी लगाते रहते हैं। अरे क्या तुम लोगों को, तो मैं आप लोगों को समझा रहा था, ये बताने का प्रयास कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो निर्णय हुआ, क्या निर्णय हुआ? मिलान करने का 1% ऑर्डर हुआ। 50% की डिमांड किया अंकुश, 50% की डिमांड किया, 1% एक्सेप्ट किया। तो मांग करने वाले भी महान और जजमेंट देने वाले भी महान। 1%, सारी चोर को पकड़ना है तो 1% में ही पकड़ो, ऐसा बोल रहे हैं। तो मैं तो कहता हूं चले 1%, क्योंकि इतने मतलब डाका डालने वालों को 1% से भी पकड़ा जा सकता है। क्यों डाका डाल रहे? इसलिए ईवीएम को 2019 के सितंबर माह में डिस्ट्रॉय कर दिया। हम लोग को मालूम नहीं होगा, सितंबर माह 2019 में डिस्ट्रॉय कर दिया स्लिप को, पेपर टेल मशीन के स्लिप को डिस्ट्रॉय कर दिया।
पूछा गया कितने दिन रखने का कानून है, साल भर का है। 6 महीने में डिस्ट्रॉय क्यों किया, कोई जवाब है, समझ में आए? डिस्ट्रॉय क्यों किया? क्योंकि स्लिप में एविडेंस है चुनाव आयोग के कमिश्नरों को देशद्रोह में फांसी पर चढ़ाया जा सकता है। सामान्य बात थोड़ी है। 140 करोड़ जनसंख्या के लोगों के लोकतंत्र के साथ इस तरह की बात करना, इतना भयंकर काम करना, ये देशद्रोह। कम से कम 140 बार फांसी लगानी पड़ेगी साली, एक बार मरने के बाद दोबारा फिर 140 बार। इतना भयंकर अपराध है, अपराध की लिमिट होगी। तो मैं आप लोगों को जो बात समझाना चाहता हूं कि पहले मशीन नहीं लगाया पेपर ट्रेल, बाद में लगाया मेरे ऑर्डर पर, तो उसकी गिनती ना हो इसके लिए मिलान का ऑर्डर लाया। ये पेपर ट्रेल की गिनती नहीं होनी चाहिए, मिलान होना चाहिए। अब देखो मिलान कैसे होता है, थोड़ा आप लोगों को बताता हूं मिलान कैसे होता है। मेन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस, ईवीएम की काउंटिंग हुई, 303 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 340 पर गठबंधन एनडीए आगे चल रहा है। काउंटिंग में अब जीते नहीं है बीजेपी वाले, अभी जीते नहीं है, मगर 340 में आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के सारे लोग उठकर चले गए, आगे चल रहे ना। कांग्रेस वाले लोगों ने सर यार रहने का क्या मतलब है, काउंटिंग में 340 जगह पर आगे है तो यहां बैठने का कोई मतलब नहीं है, 2 चले गए। ठीक है, ऑर्डर क्या है, मिलान का। मिलान कब हुआ, रात में 9 बजे। मेन अपोजिशन कौन है, कांग्रेस हाजिर है नहीं, मिलान कौन करेगा? अरे समझ में आ रहा कुछ? और राहुल गांधी ने 4 बजे बयान दिया, बीजेपी को बहुमत मिल गया है, हमें मंजूर है। अरे अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया, केवल रुझान है, रुझान को रिजल्ट मानकर बयान दे दिया। राहुल गांधी का बयान है, रिकॉर्डेड है। क्यों समझौते कहते हैं कि वामन मेश्राम की टांग को हटाना है तो दोनों को मिलाकर हटाना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी हटेगी। तो इस तरह से इस बात को किया और मिलान करने का निर्णय आने से पेपर ट्रेल मशीन की रिकाउंटिंग बंद हो गई। 8 अक्टूबर 2013 से लेकर अब तक एक बार भी रिकाउंटिंग नहीं हुई। ऑर्डर जरूर हुआ मगर रिकाउंटिंग नहीं हुआ। ये किसको पता है वामन मेश्राम के अलावा? तो वामन मेश्राम के पास सबूत है सारे के सारे। ऑर्डर हुआ, इंप्लीमेंट हुआ, 13 लाख मशीनें लगाई, हजारों करोड़ रुपया खर्चा किया, बजट पार्लियामेंट ने मंजूर किया, मगर रिकाउंटिंग नहीं हुआ। सवाल खड़ा होता है जब पेपर ट्रेल मशीन का रिकाउंटिंग नहीं होता है तो कई हजार करोड़ रुपया भारतीय प्रजा के टैक्स का क्यों खर्चा हो रहा है? प्रधानमंत्री के पास, अर्थमंत्री के पास कई हजार करोड़ का बजट सैंक्शन करना, मगर उस मशीन का उपयोग ही नहीं करना। आपके पास अधिकार कहां है? ये पैसा जो आपने मंजूर किया मगर आप गिनती करते नहीं हो, रिकाउंटिंग करते नहीं हो। अगर रिकाउंटिंग करते ही नहीं हो तो फिर ये मशीन लगाते क्यों हो, खरीदते क्यों हो? क्यों नहीं हुआ रिकाउंटिंग? क्योंकि रिकाउंटिंग में फिजिकल एविडेंस के साथ घोटाला पकड़ा जा सकता है, फिजिकल एविडेंस के साथ। और इस वजह से पेपर ट्रेल मशीन की रिकाउंटिंग नहीं की गई आज तक नहीं। 2023 आ गया, 2024 में नरेंद्र मोदी को आरएसएस ने क्लियर झंडी दे दी कि प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट नरेंद्र मोदी होगा। दावे के साथ कहता हूं कि ईवीएम में अगर घोटाला करके अगर चुनाव नहीं जीता तो फिर बीजेपी किसी भी मापदंड में चुनाव नहीं जीत सकती। चुनाव जीतने का देखो 1%, अगर 1% 30 लाख वोटर है लोकसभा में, 1% में इधर उधर हुआ 30,000, 2% में हुआ 60,000, 3% हुआ 90,000, 4% हुआ 1,20,000,
बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ता। सारा का सारा घोटाला करते हैं ऐसा मेरा कहना नहीं है, जीतने लायक करते हैं। रिजल्ट आने के पहले आंकड़े पता होते हैं, कौन से पार्टी को कितनी सीटें देना है और कौन से पार्टी को कौन सी सीटें कितनी हरवानी है। अपोजिशन पार्टी के लीडर को किसको हरवाना है, कौन से लीडर को हरवाना है, यह भी सेट किया जा सकता है। यानी इतना सारा सेट क्यों हो सकता है, केवल पार्टी नहीं, इंडिविजुअल भी टारगेट किया जा सकता है कि फला फला लीडर को चुनाव हरवाना है। राहुल गांधी को चुनाव हरवा दिया गया, उसके बाप के जगह पर साउथ में जाके चुनाव जीता। ये सारी बातें जो है ये ऐसे थोड़ी होता है, ये हुआ, ये रिकॉर्डेड बातें हैं, इसके आधार पर ये बातें आप लोगों को कह रहा हूं। और इस वजह से ये जो ईवीएम का घोटाला है, ये पेपर ट्रेल मशीन के द्वारा इस घोटाले को पकड़ा जा सकता है। अभी मेरे पास आखिरी बात कह के समाप्त कर देता हूं। मिलिट्री के बड़े अधिकारी, मिलिट्री के बड़े अधिकारी तो आप जानते हो कितने, ब्रिगेडियर, कर्नल, कैप्टन, ऐसे बड़े बड़े अधिकारी, और पुलिस के अधिकारी, आईपीएस ऑफिसर जिन्होंने इलेक्शन कंडक्ट करवाया, आईएएस ऑफिसर अधिकारी जिन्होंने इलेक्शन कंडक्ट करवाया, 168 अधिकारियों ने चुनाव आयोग को 17 सवाल पूछे। 17 सवाल, अभी तक जवाब नहीं दिया। किसने सवाल पूछे, ध्यान रखो, किसने? मिलिट्री के बड़े बड़े अधिकारी जिन्होंने देश की रक्षा करने के लिए चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जान जोखिम में डालकर काम किया। तो वो लोग देशभक्त लोग हैं, कोई उनके ऊपर आरोप नहीं लगा सकता कि वो खामखा गलत का बयानी करने का काम कर रहे हैं। आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी जिन्होंने इलेक्शन कंडक्ट करवाया, वो कह रहे हैं ये 17 सवाल है। एक भी सवाल का जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? वो सवाल इतने मौलिक है, अब इस पर मुझे बहुत लंबा बोलना पड़ेगा, तो अभी वो समय नहीं है। मैं अभी लंबी परिवर्तन यात्रा निकाल रहा हूं, तो मैं बोलूंगा जरूर। तो 17 सवाल पूछे मगर कोई जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया, न चुनाव आयोग के पास कोई जवाब है। तो इसलिए ऐसी बहुत सारी बातें हैं। अभी कल का अखबार अगर आपने पढ़ा होगा, कल का या आज का, दिग्विजय सिंह के द्वारा एक बयान दिया गया जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव है। इजराइल के एक बड़े अधिकारी का रेफरेंस देकर के सबूत के साथ वो सारा बताया कि भारत के लोकसभा के चुनाव में भारत के पार्टी ने उसकी सेवाएं ली और चुनाव जितवाने में उन्होंने उसकी मदद की। ये आज का खबर है, वो सारी खबर है, बहुत विस्तार से फोटोग्राफ के साथ में है। इजराइल के साथ आरएसएस बीजेपी के लोगों के बहुत गहरे संबंध है, और उसकी बहुत बड़ी वजह क्या है? जो इजराइल है वांशिक रूप से, रेशियली ब्राह्मण ऐसा मानते हैं कि इजराइल के जूज लोगों का रेस और हम ब्राह्मणों का रेस एक है। ये दोस्ती नहीं है, ये रेशियल ब्रदरहुड है। तो ये ऐसा हो सकता है। आज के ही अखबार में बड़ा बयान है, दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान है। तो मेरा दिग्विजय सिंह को यह कहना है कि भाई ये जो देश संकट में गया तो तुम लोग भी जिम्मेदार हो, ईमानदारी से एक बार कबूल कर लो। भारत की प्रजा का हृदय बहुत बड़ा है, तुम कबूल कर लो कि ये सारा हम लोगों ने भारत के प्रजा के मत्थे पर मारा ईवीएम, इस वजह से ऐसा हुआ, कबूल कर लो। और भारत की प्रजा आप लोगों को माफ कर देगी और मैदान में उतरो इसके विरोध में। अगर तुम एडमिट नहीं करते हो तो तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं किया जाएगा, कोई विश्वास नहीं करेगा। ये मैं पब्लिक में क्यों बोल रहा हूं? जाएगा ना, कांग्रेस वाले तो मेरी सुनते ही है, आरएसएस वाले पहले नंबर पर सुनते हैं, दूसरे नंबर पर कांग्रेस वाले सुनते हैं। और कई जगह तो कांग्रेस के जो लीडर है ना लोकल,
बोलते हम भी आते स्टेज पर बैठने के लिए। मैंने कहा कांग्रेस की खाल उधड़ेंगे, ऊपर वालों की उधड़ोगे, हमारी थोड़ी। मुझे टेलीफोन आया कि वो भी आना चाहते। मैंने कहा बता करके बुला लेना, बता करके ये खाल उधेड़ेंगे तो बुरा लगेगा आपको। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अभी नए तथ्य, नए फैक्ट जो आए हुए हैं वो बहुत भयंकर है। और 2024 का जो चुनाव है वो ईवीएम में घोटाले के बगैर नहीं होने वाला, होने वाला ही है घोटाला, 200% घोटाला होने वाला है। इसलिए ये राष्ट्रीय स्तर का अभियान जिस तरह से पहले मैंने चलाया था और उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर बहुत सारी बातें शासक वर्ग को पर्दा डालने के लिए करनी पड़ी, अब की बार निश्चित रूप से कुछ न कुछ उनको करना पड़ेगा। मेरी कोशिश यह है कि 2024 का चुनाव ईवीएम के द्वारा नहीं होना चाहिए, इसके लिए यह अभियान हम लोग चला रहे हैं। दूसरी बात, यदि आप ईवीएम के साथ ही चुनाव करना होना चाहते हो तो 200% इंश्योर कर लो, एक गारंटी दो कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होगा। और फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट के लिए क्या तरीका होना चाहिए, दिग्विजय सिंह ने बताया, दिग्विजय सिंह ने बताया कि ये चिप के द्वारा चुनाव नहीं होना चाहिए और जो पेपर ट्रेल मशीन में कागज डाला जाता है उसी की गिनती होनी चाहिए, ऐसा दिग्विजय सिंह कह रहे हैं। आपने मराठी मध्ये म्हणतो ना उपरती आली, कांग्रेस की कितनी सीटें आई थी, 44, उसको लगा साला और 39 तो नहीं होगी 2024 में। इस वजह से उनको लगता है और बोल भी नहीं सकते कि ईवीएम में घोटाला हुआ, इस वजह से ऐसा हुआ, वो तुरंत जो है वो बोल देते हैं। तो तुमने 2004 में, 2009 में फिर तुमने क्या किया था? गडकरी ने बयान दिया, बॉम्बे में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बयान दिया। क्या बयान दिया? मग आम्हाला सुद्धा बोलावं लागेल, सध्या आम्ही चूप आहोत। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती गडकरी का, कांग्रेस ने पीछे। तो ये बात जो है हम लोगों को समझना होगा, जानना होगा। यदि वोट और वोटों की बहुसंख्यांक संख्या होने के आधार पर यदि आप इस देश का शासक वर्ग बन सकते हो तो ईवीएम मशीन वोटों की चोरी करती है। ईवीएम मशीन चोर है, ईवीएम मशीन वोटों की चोरी करती है। तो ईवीएम मशीन चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। चुनाव आयोग को बुरा लगेगा, मुझे बोलते वक्त भी बुरा लग रहा है। चुनाव आयोग को बुरा लगेगा तो मैं ये चाहता हूं कि चुनाव आयोग मुझे सुप्रीम कोर्ट में खींच ले, मेरे खिलाफ कोई केस दायर कर ले। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में मेरी केस पेंडिंग है और अभी तक मेरे सवालों के चुनाव आयोग ने कोई जवाब दिए नहीं। अभी मैं और भी कुछ बातें करने वाला हूं। लड़ाई कई तरीके से लड़ी जा सकती है। एक तो अभी जागरण का मामला है, मगर 2023 खत्म होते होते हो सकता है कि बहुत बड़ा आंदोलन देश भर में खड़ा हो जाए और इसमें तमाम रीजनल पार्टी के लोग और तमाम बुद्धिजीवी लोगों को इस विशाल आंदोलन में सहभागी कराने का कार्यक्रम भी हम लोग चलाएंगे और इसको जन आंदोलन की दिशा में लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए आंदोलन खड़ा किया जाएगा। इस आंदोलन में आप लोग साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। 21 मिनट मैंने ज्यादा बोला, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के है, ध्यान रखना आगे के लिए।